नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ यूं ही डिस्कशन कर रहा था और उनमें से एक स्टूडेंट जो कि साइंस का स्टूडेंट था, उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि मैं क्या करता हूँ। तो मैंने कहा मैं एक मेटाफिजिशियन हूँ। तो कुतूहलवश उस स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि ये मेटाफिजिशियन क्या होता है। तो मैंने उत्तर दिया कि जो हमारे देश में कई सारे ऋषि मुनियों ने खोज करके तपस्या करके ये जो उपनिषद, वेद और कई सारे पुराण जो लिखे हैं, इसके ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ। इसमें से मैं विज्ञान को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो उस स्टूडेंट ने मुझसे ये कहा कि आप माइथोलॉजी में रिसर्च करते हैं। तो मैंने कहा माइथोलॉजी नहीं, ये विज्ञान है, ये मिथ नहीं। माइथोलॉजी शब्द जो है वो मिथ से आया है और ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, मिथ नहीं है, ये विज्ञान है। तो उसने मुझसे पूछा कि ये विज्ञान कैसे हो सकता है, विज्ञान तो मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा मैं भी विज्ञान ही पढ़ता हूँ। तो इस चीज़ को मैंने जब उसे एक्सप्लेन किया पूरी तरह से, तब जाकर उसे कुछ समझ में आया कि हमारे ऋषि मुनि जो जीवन मूल्यों को जो समझते थे, आज की तारीख में जो विज्ञान है, जो शूद्र विज्ञान है, उसकी पहुंच हमारे ऋषि मुनियों की सोच तक नहीं पहुंच सकती। तो इस चीज़ को मैं आज आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। दोस्तों, जो जीवन मूल्यों को समझने की या जीवन को समझने की जो रीत होती है, जो तरीका होता है, वो दो प्रकार का तरीका होता है। एक पुरुष का तरीका, एक स्त्री का तरीका। पुरुष का तरीका जो है वो बहुत ही कठोर है, बहुत ही जड़ है, और स्त्री का जो तरीका है जीवन मूल्यों को समझने का, वो बहुत ही नाजुक है, कोमल है और प्यार भरा है। इन दोनों में फ़र्क जो है वो समझना होगा। जो आज की तारीख में हम जो आधुनिक विज्ञान जो पढ़ते हैं, जो जीवन को तलाश करने की कोशिश करता है, जीवन को समझने की कोशिश करता है, वो बहुत ही जड़ तरीका है। इसे समझते हैं कैसे। विज्ञान अगर कोई फूल को अगर देखे तो वो उस फूल को तोड़ेगा भी, उसको काटेगा भी, उसके अंदर खोजबीन करेगा कि इसके अंदर क्या क्या पदार्थ हैं जिससे ये फूल बना। और जो अध्यात्म जो है वो उस फूल को प्यार करता है, उसे तोड़ता नहीं, उसकी खुशबू को महसूस करता है, उसको काट पीट के उससे परफ्यूम नहीं बनाता। वो जहाँ है, जैसा है, वैसा ही रहने देता है। ये जीवन मूल्यों के प्रति सद्भावना है। ये हमारा अध्यात्म है, हमारे देश के ऋषि मुनियों का अध्यात्म है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो ऋषि मुनि जो हुए, उन्होंने परमाणु शक्ति या बड़े बड़े हथियार नहीं बनाए। हमारे ऋषि मुनियों ने उस ज़माने में, आज से 5000 वर्ष पहले, मानव कल्याण के लिए उन्होंने कुछ शस्त्र भी बनाए, परमाणु शस्त्र भी बनाए, परमाणु ऊर्जा भी हासिल की थी। और उसका प्रमाण यूँ देखा जा सकता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान, जहाँ पर ये युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, आज की तारीख में भी उस भूमि पर रेडिएशन मौजूद है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर परमाणु शक्तियों का प्रयोग किया गया था युद्ध के दरमियान। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, महाभारत के काल तक हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जो आज की तारीख में बड़े बड़े नाम जो हम सुनते हैं, ब्रह्मोस वगैरह वगैरह, ये जो मिसाइल्स जो सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में महाभारत काल में हमारे पास मौजूद थे। जो हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं, परमाणु बॉम्ब की बात करते हैं, तो वो भी हमारे पास मौजूद था। और इसका
प्रमाण जो है वो ये देता है कि कुरुक्षेत्र की भूमि में इतना रेडिएशन है कि साइंटिस्टों का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर कभी ना कभी परमाणु युद्ध ज़रूर हुआ होगा। और अगर हम इतिहास उठाकर देख लें महाभारत का, तो महाभारत में ये कहा गया है कि महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, और वो भी साधारण सैनिकों पर, जिससे काफ़ी विध्वंस हुआ था। और यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जैसे जिम्मेदार गुरुओं ने अपनी नासमझी का प्रमाण भी दिया था, और ये साबित किया था कि मनुष्य के पास अगर शक्ति आ जाए तो वो उसका उपयोग ज़रूर करेगा, और वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाएगा। तो ना सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य ने, बल्कि उनके पुत्र अश्वत्थामा ने भी पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। तो देखिए, ये सारी शक्तियाँ जो आज की तारीख में हम सुनते हैं, ब्रह्मोस या काली, ये वो सारी मिसाइल्स के जो नाम सुनते हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस काल में भी हमारे ऋषि मुनियों के पास थे, और वे सारी इन शक्तियों को राजकुमारों को सिखाया करते थे। लेकिन जिस हिसाब से महाभारत काल में विध्वंस हुआ, और महाभारत के काल में ना सिर्फ एटॉमिक हथियारों का उपयोग हुआ, परमाणु हथियारों का उपयोग हुआ, यंत्र से चलने वाले योद्धा का भी उपयोग हुआ था, यानी रोबोट। जी हाँ, हम उतने एडवांस थे कि महाभारत के युद्ध में एक रोबोट ने भी हिस्सा लिया था, और उस रोबोट का नाम घटोत्कच पुत्र बर्बरीक था। बर्बरीक कोई इंसान नहीं था, बर्बरीक एक प्रोग्राम्ड रोबोट था। और बर्बरीक क्यों प्रोग्राम था? क्योंकि बर्बरीक को इस तरह से प्रोग्राम किया था कि जो भी पक्ष हारने लगेगा, बर्बरीक उस पक्ष से युद्ध करना शुरू कर देगा। तो अगर वो पांडवों के पक्ष से अगर युद्ध कर रहा है और अचानक अगर कौरव अगर हारने लगे, तो बर्बरीक जो है वो पांडवों का विध्वंस करना शुरू कर देगा, और इसी वजह से उसको डिसमेंटल कर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हम उस ज़माने में भी उतने एडवांस्ड थे, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने उस ज़माने में अगर परमाणु शक्ति अगर अर्जित कर ली थी, हासिल कर ली थी, तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ों से हमें बेदखल क्यों कर दिया गया, या यूँ कहें कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ भी हमें क्यों नहीं दी? जबकि परमाणु शक्ति अगर हमारे पास थी, तो आज से 5000 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी तो आ जानी चाहिए थी। देखिए, हमारे ऋषि मुनि जो थे वो बहुत ही स्मार्ट थे, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया करते थे, उसका प्रयोग किया करते थे। तो उन्होंने तो उस ज़माने में एक बड़ा सा आइलैंड, जिसे आइलैंड तो नहीं, उसको खंड कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया। तो आज की तारीख का ऑस्ट्रेलिया उस ज़माने का अस्त्रालया हुआ करता था। अस्त्रालया से ही नाम हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में अगर हम भौगोलिक रूप से अगर हम देखें, तो काफ़ी सारी ज़मीन जो है वो रेडिएशन से भरी हुई है, बंजर ज़मीन है, और बहुत ही कम हिस्सा है जहाँ पर खेती हो सकती है, और दूसरी जो वनस्पति जो है वो वहाँ पर उगाई जा सकती है। लेकिन उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो रेडिएशन वाला है, और वहाँ पर कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हमारे ऋषि मुनि जो थे वहाँ पर इन न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपेरिमेंट किया करते थे, और वहाँ पर अस्त्रालया बनाया था। अस्त्रालया यानी शस्त्र का जहाँ पर रख रखाव होता है, उसका मेंटेनेंस होता है, वो किया जाता था। और उन्होंने ये शक्तियाँ आम इंसान को उस ज़माने में क्यों नहीं दी? क्योंकि इनको पता था कि अगर ये शक्तियाँ आम इंसान के पास चली गई तो वो उसका उपयोग सही दिशा में नहीं करेगा और उसका दुरुपयोग होगा। इसीलिए ये विद्या जो है उन्होंने आगे पास ऑन नहीं की, लोगों को नहीं सिखाई और वहीं पर दबा दिया गया। और इंसान ने
इन सारी शक्तियों को वापस हासिल तो कर ही लिया, लेकिन होता क्या है, देखिए हम जितना प्रोग्रेस पॉजिटिव दिशा में करते हैं उतना ही नेगेटिव दिशा में भी करते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों को पता था। और आज की तारीख में जो युद्ध हो रहा है, जो विध्वंस हो रहा है यूक्रेन में, सही कौन गलत कौन मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इस तरह से विध्वंस नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो शस्त्र जो हमने बनाए हैं उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी पर इतने परमाणु शस्त्र हैं कि पृथ्वी को कम से कम 7 बार पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। और ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी शर्म की बात है कि हमने जितनी प्रगति की है पॉजिटिव वे में, उतनी ही नेगेटिव वे में भी उसका उपयोग हमने किया है। अगर छोटी छोटी मिसालें अगर हम देखें और समझें, इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए गाड़ी बनाई, कार बनाई, और उसी कार को बड़ा कर दिया और क्या बनाया, उसको और पावरफुल कर दिया, टैंक बना दी, ताकि उस पर ढेर सारे बॉम्ब लादे जाएं और एक जगह से दूसरी जगह जाएं और विध्वंस किया जाए। हमने हवाई जहाज़ बनाए ताकि हम एक देश से दूसरे देश तक हम ट्रैवल कर सकें, लेकिन इंसान ने क्या किया, फाइटर जेट्स बना दिए। अब उसी हवाई जहाज़ में हम बम भी गिराएंगे। वो कहते हैं ना कि द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंसान दिन ब दिन लापरवाह होता जा रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से कतरा रहा है। इंसान ने कंप्यूटर बनाया ताकि काम किया जा सके, बिजनेस की दिशा में ढेर सारा काम किया जा सके, लेकिन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, इसका जितना उपयोग सही दिशा में किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा गलत दिशाओं में इसका प्रयोग होता है। और ये तारीफ की बात नहीं है, शर्म की बात है। और ये हर दिशा में, हर फील्ड में इंसान जितना सदुपयोग करता है उतना ही उस चीज़ का दुरुपयोग करने से नहीं चूकता। इंसान ने किताबें बनाई पढ़ने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, लेकिन साथ में अश्लील मैगजीन्स भी बनाई। इंसान ने कैमरा बनाया ताकि अच्छे से अच्छी खूबसूरत तस्वीरें ले सके, लेकिन आज की तारीख में कैमरे का जितना दुरुपयोग होता है शायद ही किसी चीज़ का होता होगा। इंसान ने शोध करके टेलीफोन बनाया, 1G, 2G, 3G, 4G, अब 5G आने वाला है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 जनरेशन के फ़ोन्स इंसान ने बनाए, लेकिन हर जनरेशन ने इस फ़ोन का जितना सदुपयोग किया है उतना ही दुरुपयोग किया है। इंसान को अगर इलेक्ट्रिसिटी जैसी छोटी सी चीज़ भी अगर दे दी जाए तो उससे वो इतनी सारी चीज़ें निर्मित करेगा और इतना विध्वंस करेगा इस पृथ्वी पर कि इस पृथ्वी का नाश हो जाएगा। और जिस हिसाब से इंसान जो है वो प्रगति कर रहा है और उसका दुरुपयोग कर रहा है, परमाणु बॉम्ब अगर ना भी फटे इस पृथ्वी पर तो भी इंसान इस पृथ्वी को कुछ ना कुछ करके उसका विध्वंस तो कर ही देगा, उतना तो सक्षम हो ही चुका है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हर चीज़ का उपयोग करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। हो सके उतना उसका दुरुपयोग जितना टाला जा सके उतना टालें। हमें ना सिर्फ हमारी संस्कृति को बचाना है बल्कि इस प्रकृति को भी बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अगर ये प्रकृति ही नहीं रहेगी तो इस पृथ्वी पर जीवन शक्य नहीं रहेगा। नमस्कार।